हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ था, सेशन 2024-26 का, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग 2026 में एग्ज़ाम दिए होंगे, जो लोग 25-27 में बीएड में एडमिशन करवाए होंगे, उनको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में बहुत योगदान देगा। इसलिए पूरा क्वेश्चन देखिएगा। और इसमें हम पूरा मेथड का भी क्वेश्चन बताए हैं, तो मेथड का भी बताएंगे। तो पहले कोर्स 1 से लेकर 7 ए तक ऐसे हम बताएंगे, समझे। और जिनको बीएड फर्स्ट ईयर का नोट्स चाहिए या लाइव क्लास और नोट्स दोनों मिल जाएगा, तो जिनको नोट्स चाहिए सिर्फ नोट्स ले सकते हैं, या जिनको क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, समझे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। मात्र आपको 151 रुपये में नोट्स मिल जाएगा और 199 रुपये में क्लास और नोट्स दोनों मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताएंगे। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन 2025 हो गया, एग्जाम हुआ था 2025 में, सेशन 24-26 हो गया। पहला कोर्स है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, समझे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले में 3 सेक्शन में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका लघुत्तरीय आएगा, फिर दीर्घोत्तरीय आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है। तो यह रॉस महोदय ने कहे थे, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितने संवेग पाए जाते हैं। तो 14 संवेग होता है। तीसरा क्वेश्चन है कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। तो आपका जो आत्मनिरीक्षण विधि होता है वो हमारा परंपरागत विधि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसका कथन है। तो ये आपका मैकडूगल, विलियम मैकडूगल का कथन है, समझे। उसके बाद है खेल प्रणाली का जन्मदाता कौन है। तो आपके फ्रोवेल महोदय हैं। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना जाता है वंशानुक्रम और वातावरण। अगला क्वेश्चन है कि स्मरण करने की कौन सी विधि कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है। तो आंशिक विधि जो होता है ना, कोई चीज़ तोड़ तोड़ कर बताइएगा तो वो बच्चा जल्दी सीख जाता है, मतलब जो कमज़ोर बच्चा होगा। अगला क्वेश्चन है विकास हमेशा लयकारी होता है, नियमित नहीं, किसका कथन है। तो सिगमंड फ्राइड का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार शिशु का संवेदी गामक अनुकूलन का काल जन्म से कितने वर्ष तक होता है। तो जन्म से 2 साल तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। तो बाल्यावस्था में बहुत कम हो जाती है, समझे। अब हम लोग आते हैं, आप देखते हैं आपका अति लघुत्तरीय सेक्शन ए हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी में आते हैं जो लघुत्तरीय टाइप होता है, यानी इसमें आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, समझे। तो लिखा है सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। लिखा है कि बालक के मानसिक विकास के विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है अगला कि बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी में हम लोग आते हैं, ये आपका दीर्घोत्तरीय होता है। इसमें आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 1 क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि बालक के शिक्षा और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का विवेचनात्मक वर्णन करें। या एक और क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्ष महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ मूल रूप से क्वेश्चन वंशानुक्रम और वातावरण पर पूछ रहा है, समझे। आप लोग इसको जानते भी होंगे। तो कोई इसमें से कोई एक का लिखना है, समझे। या तो आप बालक के ऊपर वाला लिखिए या और में जो दिया है उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई भाव व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के आधार होते हैं। शिक्षक के रूप में इस आधार को सफल बनाने के लिए आप बालक में किन अस्थाई भावों का निर्माण करेंगे और कैसे। या संवेग, विचार और व्यवहार की प्रेरक शक्तियाँ है, इस कथन का विवेचन कीजिए और शिक्षा में संवेग का महत्व बताइए। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक ज्ञान सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत बालकों के विकास को किस प्रकार सहायता करता है। या सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विस्तार से व्याख्या कीजिए। 9वां है कि मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। या सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता क्या है, विद्यालय में पाए जाने वाले बच्चों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब हम लोग आते हैं, आपका कोर्स 1 कंप्लीट हो गया। आप आते हैं कोर्स 2 में। ये भी 80 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 3 घंटा मिलेगा, समझे। तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन हो गया कोर्स 2।
तो अति लघुत्तरीय प्रश्न पहले देखते हैं। तो लिखा है सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। सार्वभौमिक शिक्षा क्या है? दूसरा है भारत में सबके लिए शिक्षा। तीसरा है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। फिर है अनुच्छेद 45 में क्या वर्णित है। उसके बाद है भारतीय संविधान की धारा 29 के 2 में क्या वर्णित है। सतत शिक्षा का उद्देश्य क्या है। लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे। अगला है लोकतंत्र में शिक्षा क्या है। उसके आगे क्वेश्चन है शिक्षा में आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो 10 क्वेश्चन है और 10 का आपका जवाब देना है। आपका 1-1 नंबर का है, समझे, 2 नंबर का है। एक मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नहीं 20 नंबर का। अब हम लोग आते हैं लघुत्तरीय सेक्शन जो होता है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है धर्म के आधार पर विविधता को स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सुझाव बताइए। तीसरा है शिक्षा संबंधी अनुच्छेदों का वर्णन करें। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ और आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। पाँचवा है बालक के सामाजिकरण का क्या अर्थ है। छठा है कि आदिवासियों की शैक्षिक समस्याओं का वर्णन करें, समझे। अब आते हैं सेक्शन सी लघुत्तरीय है। इसमें लिखा निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि विविधता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके जातीयता के आधार पर विविधता की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार पद को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है प्रयोजनवाद क्या है। शिक्षा के सिद्धांत और कार्य प्रणाली को इससे किस प्रकार प्रभावित किया है। चौथा क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जनार्दन समिति की संतुतियों की व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि इस मत की समालोचना कीजिए कि सन 1966 के भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की एक व्यापक योजना का प्रथम वास्तविक प्रयास था। हो गया आपका खत्म। अब आते हैं हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, समझे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 3 घंटा इसमें भी टाइम मिलता है। 5 मार्क्स 36 नंबर है। सेक्शन ए जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरीय होता है। तो ऑब्जेक्टिव है करा है क्वेश्चन, हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिए कि डैश के कारण होने वाले बदलाव को अधिगम नहीं कहते हैं। तो दवाई के कारण, दवाई खाने के बाद आपके व्यवहार में बदलाव होगा, उसे हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे अधिगम कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, दवाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने में बाधा डालता है। तो लाचारी से सीखना जो होता है वो सीखने में बाधा डालता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से एक यात्रा है। तो मूर्त से मूर्त ठीक है, ज्ञात से अज्ञात ठीक है, सरल से कठिन भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सब, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शायद सीखना क्या है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, यानी सी नंबर हो जाएगा। अगला है फुल फॉर्म ऑफ CBC। तो चूज बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, समझे। देख लीजिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है, चूज बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यही आंसर हो जाएगा। यानी आपका CBCS का फुल फॉर्म होगा चूज बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में है कि जब पहले सीखी हुई कोई चीज़ नई स्थिति में सीखने में मदद करती है, तो मदद करेगी तो उसे अधिगम का सकारात्मक, और मदद मतलब घाटा करता है तो हो जाता है नकारात्मक का, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो शून्य हो जाता है, समझे। तो आंसर यह पड़ रहा है कि मदद करता है, इसलिए अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो व्यवहार में संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है, किसका है। तो वाइगोस्की महोदय जोड़ दिए हुए हैं, समझे, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डैश वर्ष में शुरू होती है। तो 7 से 11, तो शुरू पूछ रहा है तो 7 वर्ष हो जाएगा, अंत पूछता है तो 11 साल हो जाता है। तो आंसर 7 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो उपयुक्त सभी कारक अधिगम को प्रभावित करता है, डी नंबर हो जाएगा। अब सेक्शन बी आते हैं लघुत्तरीय में कि निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि अधिगम की सुगमता और प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तीसरा है कि वाइगोस्की सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। चौथा है कि विविध कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। 5वां है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 6ठा है शैक्षिक निहितार्थों के साथ अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। 7वां है एक प्रक्रिया और परिणाम में सीखने की व्याख्या कीजिए। अब आते हैं सेक्शन सी दीर्घोत्तरीय है कि निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। शैक्षिक निहितार्थ के साथ प्रेरणा के किन्हीं 2 सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए।
अगला है कि अधिगम हस्तांतरण क्या है, अधिगम हस्तांतरण के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। अगला है पियाजे के सिद्धांत के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है आप शिक्षक को एक पेशा कैसे मानते हैं, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता और अवसरों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की सामाजिक सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, ये आपका CC4 होता है और ये आपका 40 नंबर का पेपर है, 2 घंटा इसमें टाइम मिलेगा, समझे। इसमें 18 नंबर पासिंग मार्क रहता है। सेक्शन ए में है निम्नलिखित में सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है भाषा के 4 कौशल के नाम लिखे, तो सुबोपली सुनना बोलना पढ़ना लिखना आपको पता होगा। औपचारिक स्कीमेटा क्या है, वाद विवाद से आप क्या समझते हैं, भाषा को परिभाषित कीजिए, और बहुसंस्कृतिवाद क्या है। अब सेक्शन बी आपका लघु उत्तरीय है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि पाठ्य पुस्तकों के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। अगला है न्यूनता या कमी के सिद्धांत, यानी इसी को घाटे का सिद्धांत भी बोलते हैं, कि से आप क्या समझते हैं, डिफिसिट थ्योरी। अगला है निरंतरता और गैर निरंतरता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, कंटिन्यूटी एवं डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। 5वां है विद्यार्थियों की विषयगत उपलब्धि और भाषा के मध्य परस्पर संबंधों की समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 6ठा है भाषा के अधिगम प्रक्रिया के बारे में बताइए। अब सेक्शन सी में आते हैं कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फॉर द फ्लोइंग, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। 7वां है टिप्पणी लेखन और सारांश लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है। 8वां है कि पठन अवबोध से आप क्या समझते हैं, पठन अवबोध के आधारभूत तत्व महत्व और क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। 7वां है एक अध्यापक द्वारा अपने कक्ष में बहुभाषिता की संभावना एवं चुनौतियों का सामना करने हेतु कौन सी रणनीतियों का सहारा लेना चाहिए, विस्तार से लिखिए। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग C5 में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में। ये भी आपका 40 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा इसमें भी टाइम मिलेगा और 18 नंबर पर पासिंग है। तो सेक्शन ये देख लेते हैं कि निम्नलिखित में अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। लिखा है कि विचार मंथन की व्याख्या यानी ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या होता है, समझे। उसके बाद है विद्यालय विषयों से आप क्या समझते हैं। तीसरा है विद्या के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के 2 कारणों को लिखिए। अनुशासन के प्रकार। अब आते हैं सेक्शन बी, निम्नलिखित में 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अनुशासन विद्यालय परिचर्या का आधार, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अंतर विषयक अधिगम संबंधी मुद्दे की विवेचना कीजिए एवं उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। राष्ट्रीय संदर्भ में अधिगमकर्ताओं के विकास हेतु अनुशासन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। 9वां है कि विद्या से आप क्या समझते हैं, विद्या और विषय में क्या अंतर है, कैसे एक विषय विद्या में रूपांतरित होता है। अब आते हैं हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। तो अति लघु उत्तरीय है कि पहला है पितृसत्तात्मक जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर को परिभाषित कीजिए, महिला सशक्तिकरण और लिंग विभेद। शॉर्ट है, 2 नंबर का है, छोटा छोटा में लिखना है कि पितृसत्तात्मक क्या होता है, तो पिता के द्वारा जो सत्ता चलाया जाता है, समझे। जेंडर रूढ़िवादिता का है जो बहुत दिन से वो मतलब एक धारणा हम बनाकर आ गए हैं कि लड़की लोग गणित में कमज़ोर होती है। जेंडर को परिभाषित कीजिए, जेंडर एक सामाजिक कॉन्सेप्ट होता है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार के लिए वो अपना खुद का डिसीजन ले सकती है। और लिंगीय विभेद, जिसमें हम किसी भी लिंग के प्रति हम एक तरफ झुक जाते हैं, वो लिंगीय विभेद होता है। अब सेक्शन बी में आते हैं कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर का है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूली शिक्षा की समस्या का उल्लेख कीजिए। नारीवाद से आप क्या समझते हैं, लिंग पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। अब सेक्शन सी में हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है कि जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार से ही होता है, जेंडर पूर्वाग्रह में परिवार की भूमिका का विवेचना कीजिए। 6ठा है भारतीय संदर्भ में जेंडर और शिक्षा के सामाजिकरण सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। और 7वां है कि विद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए एवं हम इस समस्या का सामना करने के लिए किस प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 8वां है कि लैंगिक आधार पर भारतीय समाज में धर्म, परिवार और संस्कृति की भूमिका का विवेचना कीजिए। अब देखिए मेथड में हम 2 मेथड का बताएंगे, एक मैथ का भी बताएंगे और अभी हिस्ट्री और सिविक्स का बताएंगे, समझे। तो पहले मैथ का बता देते हैं, ये भी 40 नंबर का होता है। पैटर्न समझ लीजिए, समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 गीता के लेखक कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला है माइक्रो टीचिंग क्या होता है, तो ये होता है छोटे पैमाने का शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है
कि स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में कौन सा गणित अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो गणित की जो अवधारणा वो मूर्त नहीं होती है, अमूर्त होती है, इसलिए इसका डी नंबर आंसर गलत है, वो नहीं होता है, समझिए। अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। समझे, गतिविधि आधारित अध्ययन हो सकता है, समझे। अब आते हैं सेक्शन बी, लघुत्तरीय प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कि गणित में आर्यभट्ट और रामानुजम के योगदानों की चर्चा कीजिए। गणित में विश्लेषण विधि क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। और माध्यमिक स्तर पर गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता के औचित्य को समझाइए। अब आते हैं पार्ट सी, हमारा दीर्घोत्तरीय होता है। निम्नलिखित में किन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि गणित शिक्षण की 2 विधियों का वर्णन करें जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके पीछे के कारणों को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। 8वां है, गणित संप्रत्यय के प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता और महत्व को लिखिए। लास्ट है, विद्यालय गणित शिक्षण में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसका फर्स्ट पेज अथी हो गया है, मतलब फर्स्ट पेज में सिर्फ वो हिस्ट्री एंड सिविक्स लिखा था, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ही 2025 का क्वेश्चन है, समझे। यहीं से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ABC, समझे। तो इसीलिए ये आपका हिस्ट्री और सिविक्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, समझे। यहीं से स्टार्ट है, क्वेश्चन सब है, लेकिन खाली फर्स्ट पेज जो है इसका है हिस्ट्री सिविक्स वाला, वो खत्म हो गया है। तो चलिए सभी प्रश्नों को चयन करना है। तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में आते हैं कि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन है। तो अधिगमकर्ता, जो सीखने वाला होता है। उसके बाद है दूसरा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सब है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से 51 क्या है। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, समझे। अगला है कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जो एक अध्यापक अकबर के इतिहास को पढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकता है, समझे। तो कहानी विधि, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री है, नहीं दृश्य, समझे। तो जो हमारा प्रोजेक्टर होता है, फिल्म स्ट्रिप होता है, वो हमारा आता है आपका, मतलब प्रोजेक्ट कर सके, दिखा सके। तो फिल्म पट्टिका या सॉरी, यहाँ आंसर होगा प्रोजेक्टर, समझे। यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है, समझे, इसका आंसर डी नंबर होगा। प्रयोजना जो भी लिखा हुआ है इसका हिंदी, प्रोजेक्ट इसका आंसर होगा। प्रक्षेपित सामग्री में वही प्रोजेक्टर हमारा आता है। अब आते हैं लघुत्तरीय, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है कि नागरिक शास्त्र या इतिहास का क्या अर्थ है, इसके विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण और उपयोग हेतु नागरिक शास्त्र या इतिहास शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। चौथा है कि नागरिक शास्त्र या इतिहास शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, विवेचना कीजिए। अगला है कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता का वर्णन करें। उसके बाद है सेक्शन सी है कि निम्नलिखित इन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है कि उदाहरण के साथ इतिहास या नागरिक शास्त्र की अवधारणा और प्रकृति की चर्चा करें। और 7वां है समस्या समाधान विधि का क्या तात्पर्य है। समस्या समाधान विधि के द्वारा नागरिक शास्त्र या इतिहास शिक्षण के विभिन्न चरणों को वर्णन करें। और अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना क्या है। पाठ योजना के अंग, प्रयोजन, उपयोगिता और प्रारूप का वर्णन करें। और 9वां है लास्ट है कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं, इतिहास शिक्षण में पर्यटन की क्या भूमिका है, समझे। तो ये हो गया। क्लास या नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। धन्यवाद।